नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से एस्ट्रोनॉमी की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने एस्ट्रोनॉमी शब्द इस्तेमाल किया है। वो इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी स्टूडेंट की मांग पर एक दो टॉपिक और मैं आपको करवा देता हूं और कुछ वैल्यू एडेड है वो भी मैं करवाना चाह रहा हूं। तो एस्ट्रोनॉमी का ये लास्ट पार्ट होगा और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो भी बची खुची है, कुछ स्टूडेंट ने मुझे बताई, कुछ मुझे लगी, उसको और अपने कवर कर लेते हैं। क्लियर? तो हमने लास्ट जो चैप्टर किया था वो चक्रवात किया था, साइक्लोन। उसी में कुछ वैल्यू एडेड की हम बात करेंगे। तो यहाँ जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। तो पेज के बीच में लिखिए चक्रवात के प्रकार, टाइप ऑफ साइक्लोन्स। दो प्रकार के चक्रवात होते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। और दूसरा जो होता है ये होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आप इसको कह सकते हो टेम्परेट साइक्लोन। ये टेम्परेट साइक्लोन होता है। क्लियर? देखिए, वास्तव में देखो तो इसका नाम से ही पता लग रहा है, ये जो होता है ये कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच में आते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा मैं आपको बता चुका हूं। ये जो है ये 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य आते हैं। और ये जो 35 से 65 है, आप जानते हो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में दोनों अंक आते हैं, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए दोनों गोलार्धों में। दोनों गोलार्धों में आते हैं ये। अब देखिए ये कौन कौन से होते हैं। ये जो कल मैंने आपको नाम बताए थे ये वही है। जैसे हमने कहा था हरिकेन। हरिकेन कहाँ आता है, कौन से प्रभावित क्षेत्र, ये बता चुका हूँ, उसकी चर्चा मैं करने नहीं जा रहा हूँ। आप में एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर, इसका जो मापक उपकरण है या इसका जो मापन है, ये मैंने जो कल बताया था सिफिन सैम्पसन जो उपकरण है इसके द्वारा होता है। सिफिन सैम्पसन इस उपकरण के द्वारा होता है। हालांकि चक्रवात का मापन हम किसी भी उपकरण से कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो बना है वो हरिकेन के लिए बना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे टाइफून, विली विली कल किया था अपनों ने, और भारत के संदर्भ में साइक्लोन। एक और है, उसका नाम है टोर्नेडो। टोर्नेडो ये इंपॉर्टेंट है, टोर्नेडो। हालांकि ये उपोष्ण कटिबंधीय है। उपोष्ण कटिबंधीय मतलब कटिबंध से थोड़ा ऊपर की तरफ। ये जो टोर्नेडो का जो क्षेत्र है ये है उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ये। और वैसे हम इसकी बात करेंगे तो ये आता है, जैसे एक तो कैरेबियन सागर वाला एरिया इसके अंदर आता है। कैरेबियन सागर, जब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ते हैं तो उसमें कैरेबियन सागर की बात करते हैं। और एक इसके अंदर अमेरिका का महान
मैदानी भाग आता है। और ये जो अमेरिका का महान मैदानी भाग आता है इसको कहते हैं टोर्नेडो एली। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, टोर्नेडो एली। कि टोर्नेडो एली किस स्थान पर है? अमेरिका के मैदानी क्षेत्र में है। ग्रेट ग्राउंड बोल सकते हो इसको आप, या ग्रेट प्लेन कह सकते हो, ग्रेट प्लेन पार्ट ऑफ अमेरिका। और कैरेबियन सागर जो है इसमें ये टोर्नेडो नामक ये तूफान आता है, साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है। अब देखिए इसका मापन जो करते हैं फुजीरा स्केल के द्वारा करते हैं। आप इसको भी उपकरण की जगह स्केल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फुजीरा स्केल के द्वारा करते हैं। मैं वापस रिपीट करता हूं, कंफ्यूज ना हो जाए। चक्रवात का जो मापन है सिफिन सैम्पसन स्केल के द्वारा किया जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली इसका जो इस्तेमाल होता है हरिकेन के लिए होता है। इसी एवज में आप देख सकते हो कि टोर्नेडो का जो मापन है फुजीरा स्केल के द्वारा किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना। ये एक चीज और ध्यान रखना, ये जो टोर्नेडो है ये सबसे छोटा व सबसे शक्तिशाली चक्रवात है ये। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देखिए, हमने ये 5 साइक्लोन किए हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर टोर्नेडो के संबंध में आता है। ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का है। क्षेत्र वैसे हम बात करें उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तो कैरेबियन सागर इसके अंदर आएगा, उत्तरी अमेरिका का भाग है। और अमेरिका के आसपास का क्षेत्र या आप कह सकते हो अमेरिका का मैदानी भाग। अमेरिका का जो मैदानी भाग है इसे हम टोर्नेडो एली कहते हैं। अब टोर्नेडो एली में कौन से भाग आते हैं इसका हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा। आप उसके नीचे लिखना जो अपनों ने पढ़ा था टोर्नेडो एली। मिसिसिपी मिसौरी घाटी के टेक्सास, मिसिसिपी मिसौरी नदी है एक, ओक्लाहामा, कसास, नेब्रास्का, ये क्षेत्र आते हैं। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? अब मैं यहां पर बात करूंगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में आते हैं ये, और दोनों गोलार्धों में ये स्थिति रहती है। ये जो होते हैं ये गोलाकार या अंडाकार होते हैं। इनके दो नाम आपने ध्यान रखने हैं। जैसे एक तो होता है गर्थ, दूसरा लो। गर्त को डिप्रेशन बोलते हैं, या इसका एक शब्द और होता है ट्रॉफ, और लो ये लो होता है। क्लियर? ये इतना कोई खास बात नहीं है, बस इन पर थोड़ा ध्यान देना। जो मैंने आपको बताया है टोर्नेडो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। टोर्नेडो कौन से क्षेत्र में आते हैं, क्षेत्रों में क्षेत्र कौन सा है, जैसे कैरेबियन सागर, अमेरिका का मैदानी भाग। अमेरिका के मैदानी भाग में जो ये चक्रवात आते हैं उनको हम जो क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं, टोर्नेडो एली। टोर्नेडो एली में कौन से क्षेत्र आते हैं, मिसिसिपी मिसौरी घाटी का टेक्सास, ओक्लाहामा, कसास और नेब्रास्का, ये आते हैं। इसके अलावा हरिकेन को किससे मापा जाता है और टाइफून वगैरह, इनसे जो भी संबंधित क्वेश्चन बनता है ये आपके सामने है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए एक शब्द है एंटी साइक्लोन। हालांकि बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन आपको ध्यान होना, उल्टा करना है और कुछ नहीं है। पेज के बीच में लिखिए प्रति चक्रवात। एंटी साइक्लोन बोलते हैं, उल्टा है। हमने पहले बात की थी, जैसे ये केंद्र है, ये परिधि है, इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें दाब केंद्र में ज़्यादा और परिधि पर, यहाँ पर दाब क्या होता है, कम होता है, जिससे जो वायु है ऐसे गमन करती है। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इससे चक्रवात में जो दिशा होती है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो है उल्टी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। याद कीजिए चक्रवात में एंटी क्लॉकवाइज थी, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्लियर? तो एक चीज बात और लिख दीजिए, इसमें मतलब ये एंटी साइक्लोन में, इसमें मौसम साफ रहता है और हवाएं धीरे चलती हैं। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ये इतना हानिकारक नहीं होता है। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा, हालांकि नॉर्मल है वो क्वेश्चन, लेकिन उससे आप में एक समझ पैदा होगी कि क्वेश्चन बनेंगे कैसे। तो एक क्वेश्चन लिखिए, ये आपके आया है एग्जाम में। टाइफून नामक चक्रवात कौन से क्षेत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो उसमें जो ऑप्शन आए हुए हैं ये है ऑस्ट्रेलिया, चीन सागर, एशिया, अमेरिका। देखिए टाइफून है तो हमने ये पढ़ा था दक्षिणी चीन सागर वाला, और इधर जो प्रशांत महासागर वाला एरिया है वो वाला। तो ऑब्वियसली बात है इसमें चीन सागर इंपॉर्टेंट होगा। अब देखा जाए तो ये चीन वाला जो एरिया है थोड़ा एशिया को भी टच कर लेता है, लेकिन एशिया बहुत बड़ी राशि है। एशिया में तो हिंद महासागर भी आता है। तो पर्टिकुलरली इन दोनों में से जो हम टिक करेंगे ये होगा चीन सागर, और वैसे भी वेल नोन है ये, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब हम एयर प्रेशर बेल्ट पर बात करेंगे, वायु दाब पेटियां। उस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक डायग्राम में ही सारी बातें क्लियर हो जाएगी। बस दो शब्द आपने ध्यान रखना है, एक तो है डोल ड्रम और एक है अश्व अक्षांश। इन दोनों पे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, आप हेडिंग डाल दीजिए वायु दाब पेटियां। आप कह सकते हो एयर प्रेशर बेल्ट्स। एक डायग्राम बना दीजिए। इंग्लिश में आप साथ साथ लिखते जाना। देखिए ये जो है आपका 0 डिग्री है, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं,
और ये नॉर्थ है, ये अपने पहले पढ़ चुके हैं, और ये साउथ है। क्लियर। अब देखिए ये जो 5 डिग्री तक का जो क्राइटेरिया है, 5 डिग्री मतलब 5 डिग्री, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, इस पर ज़्यादा मैं लिखाऊंगा नहीं। तो ये जो 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, ये जो क्राइटेरिया है इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, इंग्लिश में लिख दीजिए इक्विलेटरल लो प्रेशर बेल्ट या लो प्रेशर जोन, इक्विलेटरल लो प्रेशर बेल्ट। क्लियर। और ये जो क्राइटेरिया है इधर, इतना सा बना दीजिए, और यहां भी सेम यही रहेगा। ये है ध्रुवीय उच्च वायुदाब, मतलब यहां वायुदाब की स्थिति कैसी है, उच्च है। और ये भी क्या है, इसे भी कहते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब। इसको इंग्लिश में कहते हैं पोलर एस्टर्लीज। अब देखिए ये जो 30 से 35 का जो क्राइटेरिया है, 30 डिग्री 35 डिग्री, और यहां भी क्या होगा, तीस डिग्री 35 डिग्री, ये दोनों कौन से हैं, ये है उपोष्ण उच्च वायुदाब। यहां पर भी उच्च दाब की स्थिति है। आप कह सकते हो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, ध्यान रखना इंग्लिश में लिख देना। और ये भी क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। आपने बस इतना ही ध्यान रखना है ये कि यहां पर उच्च दाब की स्थिति होती है या निम्न दाब की स्थिति होती है, यहां उच्च दाब की स्थिति होती है। ये है 60 डिग्री से 65 डिग्री, इधर भी 60 डिग्री से 65 डिग्री। ये है आपका उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। आप इसको कह सकते हो सब पोलर लो प्रेशर जोन, सब पोलर लो प्रेशर जोन। यहां भी यही स्थिति होगी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, सब पोलर लो प्रेशर जोन। तो आपने ये ध्यान रखना है, यहां निम्न वायुदाब होता है। आप लिखना चाहो तो बाद में अपने हिसाब से लिख देना, मैं बता देता हूं। देखिए यहां पर क्या होता है, भूमध्य निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब क्यों है, निम्न वायुदाब यहां पे इसलिए है क्योंकि देखिए यहां पर ये भूमध्य रेखा है, तो सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, लंबवत पड़ती है। तो यहां पर सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ती है तो टेम्परेचर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है दाब की स्थिति कैसी होगी, कम होगी। क्लियर। ये बात यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब टेम्परेचर ज़्यादा है, दाब कम है, तो यहां पर क्या है, हवाएं धीमी चलती है। ठीक है, हवाएं धीमी चलती है और एक शांत वातावरण बना रहता है। अब ये शांत वातावरण बना रहता है, इसी कारण से ये जो स्थिति है इसको कहते हैं डोल्ड्रम। तो डोल्ड्रम की स्थिति कहां से कहां है, 0 से 5, 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश के बीच में, दोनों अक्षांशों में, दोनों गोलार्धों में आप कह सकते हो, क्योंकि आप देखिए दक्षिणी गोलार्ध में भी है, उत्तरी गोलार्ध में भी है। ये जो स्थिति है यहां पर, ये जो उपोष्ण उच्च वायुदाब है, इसको हम कहते हैं अश्व अक्षांश, हॉर्स लेटीट्यूड बोलते हैं। क्लियर। ये मैंने पहले भी बता चुका हूं, दोनों गोलार्धों में होती है स्थिति। इसको अश्व अक्षांश इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्राचीन काल में
जब व्यापारी जहाज लेकर जाते थे और जहाज़ों में जब घोड़े लेकर जाते थे, तो जहाज में जब भार ज़्यादा हो जाता था तो भार को कम करने के लिए उन घोड़ों को क्या है, इन अक्षांशों में क्या अक्षांश इस लाइन में क्या है, पानी के अंदर ही डाल देते थे, समुद्र में ही डाल देते थे। इस कारण से इसको अश्व अक्षांश कहते हैं। दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। मेरी नज़र में ये दोनों पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रखें ये। और निम्न वायुदाब की स्थिति कहाँ होती है, उच्च वायुदाब की स्थिति कहाँ होती है, ये आपके सामने क्लियर है सारी बातें। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम एक बादल की बात करेंगे। बादल पे भी कम क्वेश्चन बनते हैं लेकिन सटीक क्वेश्चन बनते हैं। तो जो जो बताऊं उसको ध्यान से कर लेना। पेज के बीच में लिखिए बादल, इसको क्लाउड बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं। पहली बात तो ये क्या है, एक तो पानी और बर्फ का मिश्रित रूप है ये, या सघन रूप भी कह सकते हो, मिक्स्ड रूप भी कह सकते हो, पानी और बर्फ का। अब देखिए इसका जो निर्माण प्रक्रिया है ये संघनन के द्वारा होता है। संघनन, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ये आपके काम की चीज है। आपको सिर्फ इतना जानना है। क्वेश्चन बता देता हूं, बादल किसका परिणाम है? संघनन का परिणाम है। संघनन क्या होता है, गैस जब लिक्विड में बदलता है या कुछ हद तक थोड़ा सा ठोस में भी बदल जाए, कुछ हद तक, ज्यादा नहीं, वैसे तो गैस का द्रव में बदलना ये संघनन कहलाता है, लेकिन बादल के संदर्भ में हम थोड़ा सेमी लिक्विड भी लेके चलते हैं। क्लियर? तो गैस का द्रव में बदलना ये संघनन कहलाता है। अब देखिए, अब जो हम बात करेंगे बादल, ये विशेष प्रकार के बादल होते हैं। बहुत सारे बादल हैं, मैं पढ़ रहा था तो उसमें कम से कम 10-15 प्रकार के बादल थे। उन पे बादलों के प्रकारों पर जाने की जरूरत नहीं है, जो बता रहा हूं उसको ढंग से कर लेना, वही आपके काम की चीजें हैं। बादलों के प्रकार की बात, पक्षाब बादल, सीरस क्लाउड बोलते हैं इसको। ये जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल होते हैं। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित बादल होते हैं, और यही क्वेश्चन आया हुआ है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल कौन से होते हैं, सीरस बादल या पक्षाब बादल। ये चक्रवात के आगमन से पहले बनते हैं, ध्यान रखना। चक्रवात, जो साइक्लोन जब आने वाला होता है उससे पहले बनते हैं, आया नहीं है, आने से पहले बनते हैं ये। तो ये एक तरीके से एक अच्छा क्वेश्चन साबित हो सकता है। नेक्स्ट है पक्षाब स्त्री बादल। सीरो स्टेटस क्लाउड, सीरो स्टेटस क्लाउड है ये। अभी जो सीरो स्टेटस क्लाउड है ये चक्रवात की सूचना देते हैं, चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं। अब ध्यान से समझना मेरी बात को कि हम क्या कह रहे हैं। ये चक्रवात के आगमन से पहले बनते हैं और ये चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं। दोनों बातों में फर्क है। जब चक्रवात आएगा, जब आने से पहले तो बनेंगे पक्षाब बादल, लेकिन पक्षाब स्त्री बादल कब बनेंगे, जब चक्रवात आ जाएगा, उसकी सूचना देते हैं ये जो है पक्षाब बादल के बाद सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन आ गया था कि सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन से बादल पाए जाते हैं। उसमें ऑप्शन जो था वो था पक्षाभ स्त्री बादल, ये ऑप्शन में था, ये नहीं था। तो दूसरे नंबर पर ये होते हैं, तो गड़बड़ी ना कर दें। क्लियर? उच्च स्त्री बादल, अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड। इसमें आपने ये ध्यान रखना है, इनसे लगातार वर्षा होती है। वर्षा स्त्री बादल, निम्बो स्टेटस क्लाउड, इनसे सर्वाधिक वर्षा होती है। ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो मैंने आपको बताए हैं, दो बातें ध्यान रखना। इनसे ये तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, और एक जो है ये मैंने बताया सर्वाधिक वर्षा होती है। यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, ये लगातार वर्षा होती है। लगातार वर्षा होना एक अलग बात होती है। जैसे बादल आए, लगातार बरस गए, खत्म बादल, बादल भी खत्म, बारिश भी खत्म। ये ऐसे नहीं है। इनमें क्या होता है, बारिश हुई लेकिन थोड़ी देर रुक गई, फिर वापस हो गई। इस कारण से सर्वाधिक वर्षा होती है, कंफ्यूज ना हो जाए। एक होते हैं कपासी वर्षा बादल, क्यूमुलो निम्बोस क्लाउड। ये क्या होते हैं, सर्वाधिक विस्तृत बादल होते हैं। ये सबसे ज्यादा विस्तृत बादल होते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक खास बात जो होती है इसमें, वर्षा, ओला व मेघ गर्जन की अधिक संभावना, मेघ गर्जन की अधिक संभावना होती है। अब देखिए, बात ऐसी नहीं है कि बारिश और नहीं करते या ओले कोई और बादल नहीं गिराते या वो गरजते नहीं, ऐसा नहीं है। हमने क्या कहा, अधिक संभावना इनमें भी होती है, लेकिन अपेक्षाकृत थोड़ी कम होती है। क्लियर? तो इसमें आपको जो मैं पॉइंट बताऊं, आपने उनका ही ध्यान रखना है। एक तो आपके काम की चीज है ये कंडेंसेशन, बादल किसका परिणाम है। एक सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल, ये पूछा गया है। इसके साथ साथ एक बार ये भी पूछा गया है, तो एक जैसी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ये सर्वाधिक वर्षा किस किन से होती है, एक ये कि ओले की और मेघ गर्जन की संभावना सबसे ज्यादा किन बादलों में होती है, कपासी वर्षा बादल में होती है। बस इतना ही ध्यान रखना है और नहीं। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने एस्ट्रोनॉमी के कुछ नए टॉपिक्स और ऐड कर लिए हैं। ये आपकी मांग के आधार पर ही है। कुछ बच्चों ने बताए, हालांकि इन चीज़ों को मैं इंडियन ज्योग्राफी में भी ले लेता हूं, लेकिन मैंने सोचा इसको यहाँ भी करवा दें। और एक दो टॉपिक और मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जैसे चट्टान हो गई, इसको भी मैं इंडियन ज्योग्राफी में लेता हूं, लेकिन यहाँ आपको करवा देंगे। चट्टान हो गई और एक दो एक्सेट्रा कोई छोटे मोटे पॉइंट बचे तो उसको अपने अब आगामी सीरीज में कर लेंगे। तो ये आप मान के चलिए अब अपनी सेकंड लास्ट सीरीज है ये। दोस्तों क्या करूं मैं, जब मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तो आपको कहाँ से सेटिस्फाई कर दूं। तो थोड़ी बहुत नई चीज़ें हैं, आप ऐसा ना समझे कि गुरुजी ने पहले ख़त्म कर दिया था और अब वापस चालू कर दिया। ये आप लोगों के लिए, मेरा तो क्या जाता है, मैं तो आज बंद कर दूं तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन हर चीज़ आपके पास पहुँचे, एक्सप्लेन पहुँचे और सही पहुँचे। सही का मेरा मतलब यहाँ पर यह है, बादल कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बादल बहुत बड़ा टॉपिक है। बादल पे तो पीएचडी करते हैं लोग, लेकिन हमें पीएचडी नहीं करनी, नहीं तो लोग फिर हमारे पर पीएचडी करेंगे कि ऐसा इसके साथ क्या हुआ था जो ये आजकल बदले बदले नजर आते हैं। तो सही दिशा में यदि हम तैयारी नहीं करेंगे तो हमें उसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। तो आपको जैसे जैसे मैंने बताया है, आप वैसे वैसे करते जाइए, यही एक सही दिशा है।
मेरे नज़रिए से। आगे आपको जैसा लगे, आपका अपना जीवन है, आप जैसा उचित समझे आप डिसीज़न ले सकते हैं। क्लियर? तो दोस्तों अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आगामी पार्ट में मैं आपसे चट्टानों पर चर्चा करूँगा। क्लियर? नमस्कार।